हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्गी में क्लोरोफाइसी के दूसरे मेंबर, पहले हमने वॉल्वॉक्स पढ़ा है, इसके बाद हम आज उडोगोनियम के बारे में पढ़ेंगे। उडोगोनियम क्लोरोफाइसी के ऑर्डर उडोगोनियल्स का मेंबर है और उडोगोनियल्स में एक ही फैमिली है, उडोगोनियसी। तो ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाती है। क्लास इसकी क्लोरोफाइसी, ऑर्डर उडोगोनियल्स, फैमिली उडोगोनियसी, और स्पीशीज़ में इसमें जो है वो करीब काफ़ी स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं। उडोगोनियम की लगभग 400 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। उनमें से कुछ मुख्य स्पीशीज़ हैं उडोगोनियम एस्टर, उडोगोनियम एलिगेंस और उडोगोनियम एरियोलेटम एट्सेट्रा। ये कुछ इसकी मुख्य स्पीशीज़ हैं। ये एक फिलामेंटस एल्गी है, तंतुमय एल्गी है, जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और अगर हम इसके प्राप्ति स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पे अकरेंस के बारे में, कि उडोगोनियम की ज़्यादातर स्पीशीज़ जो है वो फ्रेश वाटर और फिलामेंट के रूप में पाई जाती हैं। और ये ज़्यादातर जैसे पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं या तालाब हैं, नदी नाले जो हैं, उनमें ये पाई जाती है। और ये जो फिलामेंट्स हैं इसके उडोगोनियम के, ये फिलामेंट्स जो चट्टानें होती हैं, जो लॉग्स हैं, चट्टानें हैं, पौधों के तने हैं, उन पे चिपके हुए पाए जाते हैं। और कुछ जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके ऊपर एपिफाइट के रूप में, अधिपादप के रूप में भी पाई जाती हैं, या दूसरी एल्गी के ऊपर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आधार के रूप में ये दूसरे पादप को अपना आधार बनाते हैं। कुछ इसकी जो स्पीशीज़ हैं उडोगोनियम की, जैसे उडोगोनियम टेरेस्ट्रिस है या उडोगोनियम रंधावा है, ये स्पीशीज़ टेरेस्ट्रियल होती हैं जो नम जमीन में पाई जाती हैं। ये जीनस इंडिया में, भारत में लगभग 200 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ उडोगोनियम कार्डियकम और उडोगोनियम एरियोलेटम या उडोगोनियम एस्टर इत्यादि हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर जो है वो किस रूप में ये एल्गी पाई जाती है, इसका थैलस किस तरीके का होता है, तो ये इसमें एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, बहुकोशिकी और तंतुमय एल्गी है। और जो फिलामेंट्स हैं वो एक सीधी लाइन में, मतलब यूनिसीरिएट हैं, एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका जमी हुई होती है। और ये फिलामेंट्स अनब्रांच्ड होते हैं। फिलामेंट की जो कोशिकाएं हैं वो 3 तरीके की कोशिकाएं इसमें उडोगोनियम के फिलामेंट में पाई जाती हैं। पहली जो कोशिका होती है वो बेसल सेल कहलाती है, जो फिलामेंट के आधार पे पाई जाती है। सबसे नीचे वाली जो कोशिका होती है फिलामेंट की, उसको बेसल सेल कहते हैं, जो कि थोड़ी लंबी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये होल्ड फास्ट के नाम से जानी जाती है। ये सेल थोड़ी लंबी होती है और नीचे की तरफ धीरे धीरे ज़्यादा सकड़ी होती जाती है, नैरो होती जाती है। और वहाँ पे ये कुछ थोड़ी सी इसमें फैलाव आ जाता है, एक्सपैंड हो जाती है थोड़ी सी, और एक्सपैंड होके इससे कुछ फिलामेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, मल्टी लोब्ड डिस्क लाइक प्रोजेक्शंस इसमें से निकलते हैं। और ये जो सेल होती है पूरे फिलामेंट की नीचे वाली सेल, ये जनरली कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। और इसका जो मुख्य ये जो अटैचमेंट के लिए जो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, ये इसको किसी भी सबस्ट्रेटम पे, आधार पे अटैचमेंट के लिए काम आते हैं और वो अटैचमेंट डिस्क कहलाते हैं। तो इसका जो मुख्य कार्य है इस कोशिका का, जिसको हम होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं, ये किसी भी आधार पे कोशिका के तंतु को चिपकाने के लिए काम में इसका कार्य होता है। दूसरी कोशिका
बिल्कुल ऊपर टॉप सिरे पे पाई जाती है, जिसे एपिकल सेल कहते हैं। और ये एपिकल सेल फिलामेंट के सबसे ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। ज़्यादातर ये ऊपर की तरफ से राउंडेड हो जाती है और इलोंगेट भी हो जाती है। और जो ये एपिकल सेल होती है ये हमेशा ग्रीन होती है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। होल्ड फास्ट की तरह ये कलरलेस नहीं होती। फिलामेंट की एपिकल सेल और होल्ड फास्ट के बीच की जो कोशिकाएं हैं वो इंटरकैलरी सेल्स कहलाती हैं। और ये कोशिकाएं लंबाई में ज़्यादा लंबी होती हैं और चौड़ाई में कम होती हैं। थैलस के बाद में हम इसमें सेल का जो इंडिविजुअल सेल है उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम ये डायग्राम हमें सेल स्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा है। और ये जो सेल है ओडोगोनियम की, ये काफ़ी रिजिड सेल वॉल इसकी पाई जाती है। और जो सेल वॉल है वो ट्रिपल लेयर्ड होती है। ये जो बाहर की तरफ है वो काइटिन की बनी हुई होती है, बीच वाली जो इसका पार्ट है वो पैक्टिन का बना हुआ होता है, और अंदर की तरफ सेल्यूलोजिक होती है। मतलब जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन और काइटिन की बनी हुई होती है। और इस सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल में प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि किनारे किनारे पे पाया जाता है, क्योंकि बीच का जो पार्ट है कोशिका का वो एक सेंट्रल वैक्यूल से घिरा हुआ होता है। तो सेल वॉल जो है वो प्रोटोप्लास्ट को एनक्लोज करती है और सेल के सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। और जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक लेयर के रूप में है जो सेंट्रल वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इसमें एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जो कि बड़ा होता है और जालिकावत होता है, रेटिकुलेट होता है, और ये शीट्स के रूप में पूरे प्रोटोप्लास्ट में पाया जाता है। जालिकावत रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट। ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल के पैरेलल, मतलब लंबाई में इसके पैरेलल अरेंज्ड होता है। और इसमें बहुत सारे पायरिनॉइड्स भी, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे पायरिनॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, तो सेल जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, और ये न्यूक्लियस सेल के बीच में रहता है। और इस जालिकावत जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर एम्बेडेड रहता है। ओडोगोनियम सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें कई ऐसे रिंग लाइक स्कार, ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ऐसे कुछ निशान पाए जाते हैं ओडोगोनियम के सेल पे, रिंग के फॉर्म में, अपर रीजन में रिंग के फॉर्म में ये स्कार्स पाए जाते हैं कुछ सेल में, जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे। और ये जो बैंड्स हैं सेल डिवीजन के समय पाए जाते हैं, बनते हैं, और इनको एपिकल कैप कहलाते हैं। ये कैप कहलाती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 कैप्स दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब इस सेल में 3 बार डिवीजन हो चुका है। और जिस सेल में ये कैप्स पाई जाती हैं उन सेल्स को कैप सेल्स कहते हैं। कैप सेल्स जो ओडोगोनियम है उसकी खास विशेषता होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो कोशिका है उसमें सेल डिवीजन किस तरीके का से होता है, जो कोशिका है वो किस तरीके से ग्रोथ करती है और उसमें सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। ओडोगोनियम में कोशिका में सेल डिवीजन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और इस सेल डिवीजन के बाद में ही जो ग्रोथ होती है ओडोगोनियम में वो होती है। तो ओडोगोनियम में जो ग्रोथ है वो इंटरकैलरी सेल के विभाजन से होती है। इसकी सारी सेल्स होल्ड फास्ट और एपिकल सेल के अलावा विभाजन कर सकती हैं, लेकिन फिर भी पूरे फिलामेंट में कुछ ही सेल्स होती हैं जो विभाजित होती हैं। कुछ सेल में ये सेल डिवीजन पाया जाता है। सेल डिवीजन ओडोगोनियम में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से पाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स फीचर है ओडोगोनियम में सेल डिवीजन का पाया जाना। इसमें सबसे पहले जो घटनाएं होती हैं उनमें सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो
पेरिफेरल पोजीशन में होता है, साइड में पाया जाता है, वो सेंटर में आ जाता है। यहाँ बी डायग्राम में दिखाई दे रहा है हमें, जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में आ जाता है और ऊपर की तरफ थोड़ा सा खसक जाता है और उसके बाद में इसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है। सेल डिवीजन के पहले एक रिंग जो है वो जैसे वॉल मटेरियल है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं, वो इसके सेप्टम के स्थान पर, मतलब डिवीजन के स्थान पर दो डॉटर न्यूक्लियर के बीच में ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर डेवलप होता है और ये रिंग जो है वो धीरे धीरे मोटाई में बढ़ती है। यहाँ ऊपर की तरफ भी हम देख रहे हैं कि जो सेल डिवीजन है उसमें सेल के अपर पार्ट में भी एक रिंग या वॉल टाइप का मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट होता है और एक रिंग लाइक घटना का स्ट्रक्चर का बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये मोटाई में बढ़ती है। सेल डिवीजन जो हो रहा है न्यूक्लियस में टीलोफेज के समय एक अनअटैच्ड फ्लोटिंग सेप्टम जो है वो दो डॉटर न्यूक्लियाई के बीच में डेवलप हो जाता है, जिसमें कुछ वेसिकुलर कंपाउंड्स जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका डिपोजिशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। जो वॉल मटेरियल के रिंग यहाँ पे ऊपर हमें दिखाई दे रही है इस जगह पे, ये जो रिंग है ये इलोंगेट हो जाती है। यहाँ आप इस डी डायग्राम में देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ ये एक न्यूक्लियस ऊपर चला गया और ये जो वॉल मटेरियल है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है और इसके कारण से जो पेरेंट सेल वॉल है, पेरेंट वॉल है, उसमें एक दरार आ जाती है या वो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाती है। एपिकल रिंग के आसपास ये थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती है। इस प्रोसेस में जो रप्चर्ड पेरेंट वॉल है, पेरेंट जो सेल वॉल है, वो वहाँ पे डिस्टल एंड जो नई डॉटर सेल बनी है, ये ऊपर वाली, ये जो बीच में माइक्रोट्यूब्यूल के पास में तो सेप्टम हो गया, और जो नई ये डॉटर सेल बनी है इसके डिस्टल एंड पे ये पेरेंट वॉल मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और ये डिपॉजिट होने पे इसको हम एक कैप सेल कह देते हैं। इट इज़ नोन एज एपिकल कैप। और जिन सेल्स में ये एपिकल कैप पाई जाती है उसको हम कैप सेल्स बोलते हैं। और जो रप्चर्ड पेरेंट वॉल है उसका दूसरा जो हिस्सा होता है वो नई सेल के प्रॉक्सिमल एंड पे पाया जाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही इसमें रिंग लाइक मटेरियल डिपॉजिट होना शुरू होता है, ये थोड़ी सी इलोंगेट होता है और ये पेरेंट वॉल टूट जाती है। इसका एक हिस्सा तो ऊपर की तरफ कैप के रूप में रह जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो इसके डॉटर सेल के, नई सेल के डॉटर सेल के अगले वाले हिस्से में, मतलब दूसरी कोशिका के पास में बन जाता है, इकट्ठा होके वॉल में बदल जाता है। तो जो फ्लोटिंग सेप्टम था वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और डॉटर न्यूक्लियस के बेस पे ये एक नई क्रॉस वॉल के रूप में बन जाता है। तो इस तरीके से ओडोगोनियम में जो सेल डिवीज़न होता है वो हर जो डिवीज़न है वो एक नई एपिकल कैप बनाने में सहायक होता है और जितनी एपिकल सेल एक सेल में पाई जाती हैं वो ये बताता है कि इस सेल में कितनी बार डिवीज़न हुआ है। सो दिस इज़ अबाउट सेल स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न इन ओडोगोनियम। थैंक यू वेरी मच।